चलो भाई करो। सॉल्व करिए इसको। हुआ क्या? सॉल्व हुआ?
42। देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो हमें जो रिएक्शन दिया है वो है, एक तो है MgCO3, इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पर क्या होगा? दूसरा सैंपल क्या है? सी में ही। इसको गर्म करेंगे तो मिलेगा, पूरा सैंपल कितने ग्राम का है? 92 ग्राम का। तो मान लिया कि ये x ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा? 92 माइनस x ग्राम है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका रेसिड्यू ये है, इसका रेसिड्यू ये है, और टोटल रेसिड्यू की अगर बात की जाए तो रेसिड्यू बेटा एक तो MgO है और एक आपका CaO है। इन दोनों का वेट कितना दे रखा है? 48 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन हमको दी है, तो समझ में आती है बात आपको? अब ये सोचो कि x ग्राम MgCO3 कितना MgO बनाता है? हैं? कैसे? मोल है ना वो, ये x ग्राम पूछ रहा हूं मैं, ये मास मास एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अरे वो तो एक मोल से एक मोल बन रहा है। हाँ, मेरी बात तो सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले ये पता करो कि x ग्राम MgCO3 से कितने ग्राम MgO बना, और यहां पे क्या पता करो कि 92 माइनस x ग्राम CaCO3 से कितने ग्राम CaO बना। जितना ये दोनों बन रहे हैं उनका समेशन किसके बराबर है? 48 ग्राम के, है ना? ये करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको x मिलेगा। तो एक एक करके जरा मास मास एनालिसिस करेंगे। पहले ये लिखा क्या आपने? लिख लो, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, इसको लिखना है, लिख ले। लिखा? चलो अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा? मास मास एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन लिखेंगे अपन ये वाला, मान लो ये लिख दिया कि MgCO3 से MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस करो तो एक मोल से एक मोल बनता है, मास मास करो कितना हो जाएगा? 84 ग्राम MgCO3 से कितना बनता है MgO? 40 ग्राम MgO। बोलो हाँ या ना? तो एक से कितना बनेगा? तो x से कितना बनेगा? x ही तो माना था ना, इंटू x। चलेगा? चलो अब यहां करो दूसरा। इसमें अगर मोल मोल एनालिसिस करोगे तो एक मोल से एक मोल बनता है, तो 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO बनता है। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? तो 92 माइनस x ग्राम से कितना बनेगा? 56/100 इंटू 92 माइनस x। अब इसका और इसका समेशन कर दो, किसके इक्वल कर दो उसको? 48 के। तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी तो 92 माइनस x की वैल्यू निकल आएगी, आंसर आ गया। वैसे प्रॉब्लम आसानी होती है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, समझे ना? लिख लो इसको। जैसे कभी कभी बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर किसको x माने, किसको क्या करें, मतलब तो जो है ना मतलब कि कभी रेंडमली मान के देखिए, मतलब
अगर रेंडमली मान के कभी आंसर नेगेटिव में आ जाए तो समझो हमने गलत मान के चल रहे थे, ये होता है मतलब। ठीक है, लेकिन वैसे तो ये फंडा है कि जो चीज पहले दी गई उसको एक्स मान लिया करो सीधा। लिखा गया ये पूरा? लिख लिया? तो बस पर अब क्या करना है, सिंपल 56 अपॉन 100 इंटू 92 माइनस एक्स प्लस 40x अपॉन 84 इज इक्वल टू 48। एक्स का वैल्यू कोई बता रहा है कितना आ रहा है? चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यार प्रॉब्लम ये वैसा हो गया है कैलकुलेटिव। ट्राई करो, देखो मैं भी कर रहा हूँ। 56 इंटू 92 दैट इज 5152, तो डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 51.52। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो कितना एलसीएम आएगा, या एलसीएम ना लो, छोड़ो एलसीएम मत लो, इसको लिखो 0.56। ठीक है, और 40 अपॉन 84 कितना होता है? 0.47, इसको इतना लिखो इज इक्वल टू 48। ठीक है, इसको ले जाओ इधर, तो 48 माइनस का 51.52, तो ये इधर हो जाएगा माइनस का 3.52, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.56 प्लस 0.47 दैट इज माइनस का 0.09। एक्स माइनस से माइनस उड़ा दो, एक्स कितना आ गया 3.52 डिवाइडेड बाई 0.09 दैट इज 39.11 ग्राम। समझे? ये आएगा एक्स, ये एक्स आया। तो अब 92 माइनस इस करोगे तो दूसरा आ जाएगा, तो 92 माइनस का 39 दैट इज 53। देख लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, एलसीएम लेना कोई मतलब नहीं था, उसको डायरेक्टली वैसे करें तो थोड़ा सा आ जाएगा फिर जल्दी से। कोई गलती तो नहीं है ना बीच में? ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 39.11 ग्राम, तो दूसरा आ जाएगा 92 माइनस का 39.11 ग्राम। तो ये है आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। आ गया था 30? अब तो गलत है ना वो ऐसा थोड़ी ना, चलो आस पास तो आ गया कम से कम। चलो अगला क्वेश्चन दे क्या? ये लिखा ना सभी ने? चलो लिखो क्वेश्चन। 64 ग्राम of a mixture of NaCl and KCl were treated with concentrate sulfuric acid the total mass of
metal sulfate obtained was found to be 76 gram. What are the mass percent? What are the mass percent of NaCl and KCl in the mixture? The reaction are given below. The reaction are, ठीक है, reaction है twice NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2HCl. दूसरा है twice KCl plus H2SO4 gives K2SO4 plus twice HCl. ये बेटा पूरा बड़ा सा क्वेश्चन है एक। आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो सॉल्व करो। क्या? हाँ नहीं, हाँ, दोनों का ही है, दोनों का ही है, वो दोनों का ही मिला के 76 ग्राम है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोग कर चुके हैं, समझो। मिक्सर का दिया गया है और आपको मेटल सल्फेट का मिलाकर दिया गया है।
क्या? हाँ हाँ, NaCl को x मान लो और क्या। ये इक्वेशन दिया गया था, आपने इसको माना x ग्राम। चलो बताओ, करो जल्दी से इसमें मोल मोल एनालिसिस। 2 मोल NaCl से 1 मोल Na2SO4 बनता है, तो मास मास एनालिसिस करो, बताओ 2 मोल में इसका कितना मास होगा? 117 ग्राम, है ना। NaCl से बताओ इसका 1 मोल में कितना मास होगा? 142 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम से कितना बनेगा? तो बताओ x ग्राम से कितना बनेगा, है ना। अब आ जाओ इधर, ट्वाइस KCl प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस ट्वाइस HCl। करो मोल मोल एनालिसिस, 2 मोल से 1 मोल बनता है। करो मास मास एनालिसिस, बताओ क्या बनेगा? 149 ग्राम, समझे ना। 2 मोल KCl से 1 मोल K2SO4 बनता है, तो उसके 2 मोल में कितना मास? 149 ग्राम। तो 149 ग्राम से कितना बनेगा 1 मोल K2SO4? क्या मास है इसका K2SO4 का? 174 ग्राम। अगर हम बोले 2 मोल KCl से 1 मोल K2SO4 बनता है, तो उसका मतलब क्या है कि 149 ग्राम KCl से 174 ग्राम K2SO4 बनता है, क्योंकि इसके 1 मोल में 174 ग्राम होता है, उसके 2 मोल में 149 ग्राम होता है ना। निकाल सकते हैं ना ये। तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो कितना मानेंगे? 64 माइनस एस ग्राम में कितना होगा? बोलो हाँ या ना। अब इसका और इसका समेशन किसके बराबर है? 76 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि सल्फेट का जो मास है वो 76 ग्राम है। तो इन दोनों का समेशन 76 के बराबर कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बस वही करना था। नोट कर लो भाई, इसको नोट करना है। तो ये हो गया आपका मिक्सर का एनालिसिस। अब मिक्सर के एनालिसिस में हम एक लेवल और ऊपर चलेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मतलब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी पहले वाली प्रॉब्लम है, तो थोड़ी डिफिकल्ट है,
अब हम एक स्टेप और आगे चलेंगे और डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन वो करने से पहले थोड़े थोड़े और हथियार तैयार करने होंगे, ठीक है ना। अब उतने कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा कि हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए एक हथियार का नाम है पीओएसी, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। जब मैंने स्टैचोमेट्री स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था स्टैचोमेट्री की प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। उसमें आप अभी थोड़े बहुत परफेक्ट होते जा रहे हो, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे मोल मोल होता है, क्या मास मास होता है, सब आप देख रहे हो। अब हमको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन सीखना है, ठीक है ना। तो जरा पहले ये आप लिख लो, जल्दी से लिख लिया क्या आपने ये? हाँ, तो मतलब ये सॉल्व कर लेंगे ना अब आप फिलहाल तो, ठीक है। लास्ट तक नहीं कर रहा हूं मैं, आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। उसको नोट करो फटाफट। तो बेसिकली ये आप सॉल्व कर लोगे ना आप, ठीक है। चलो तो फिर आप एक काम करो, हेडिंग लिखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीओएसी। पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब होता क्या है कि पीओएसी बहुत दिमाग लगा के यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि पीओएसी को तुम कहीं भी डाल दोगे। अगर आपने पीओएसी को बिना सोचे समझे लगाने की कोशिश करी या अननेसेसरी कहीं पर भी घुसा दिया आपने इसको, तो समझो वो प्रॉब्लम 5-10 साल में भी सॉल्व नहीं होगा, 10 साल के या 50 साल में भी सॉल्व नहीं होगा, समझो, ठीक है ना। इसीलिए पीओएसी का यूज बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना होता है हमें। ये पीओएसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा हथियार है जो कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कर सकता है, एक लाइन में, मात्र एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता है। ऐसे कंपाउंड जो बड़े अजीब दिखते हैं देखने में, जिनकी केमिकल रिएक्शन हम कभी याद कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। पता लगा कि रैंडम कोई भी रिएक्शन दे दिया गया, रैंडम कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, अब उसके बारे में हमको कोई आइडिया है ही नहीं बिल्कुल किसी भी तरीके से, तो हम फिर पीओएसी का ही सहारा लेंगे। लेकिन अगर आपने एक आसान क्वेश्चन में पीओएसी लगाया तो फिर वो प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आपको जहां मोल मोल एनालिसिस यूज करना है वहां मोल मोल एनालिसिस यूज करेंगे, जहां पर पीओएसी यूज करना है वहां पर पीओएसी यूज करेंगे। लेकिन किस क्वेश्चन में पीओएसी यूज करना है वो आपको पता लग जाएगा तुरंत, ठीक है ना। क्वेश्चन पीओएसी से भी सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन मोल मोल एनालिसिस से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पीओएसी लगाते वक्त ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट जाने वाला है, तो तुरंत उसको वहीं पे स्किप एकदम हटा दो। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें पीओएसी के माध्यम से प्रॉब्लम टफ हो जाते हैं, और ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें पीओएसी के माध्यम से प्रॉब्लम काफी आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको ये सीखना है कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आखिर होता क्या है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर होता है, आप उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या करना होता है ना कि एनर्जी को कंजर्व करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है एक मतलब, ठीक है ना। तो वैसे ही अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन पीओएसी यूज करेंगे, मतलब एटम को कंजर्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मास कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। तो अगर मास कंजर्व है तो बेटा एटम भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे ना। अगर एटम भी गायब हो जाते तो बेटा मास कैसे कंजर्व होता बताओ। इसका मतलब मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। और हम एक समय में एक ही एटम को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन एटम को कंजर्व करना है तो हम रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम को और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम को एक बार में कंजर्व करेंगे। एक साथ दो एटम को कंजर्व नहीं कर सकते, एक बार में एक ही एटम को कंजर्वेशन में लाया जा सकता है सामने,
बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से एकदम? ठीक है, तो जरा सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या है पीओएसी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, द प्रिंसिपल ऑफ conservation of mass, comma, expressed in the concept of atomic theory means the conservation of atom। कहने का मतलब ये कि जो प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन था उसका मतलब मूल कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ही होता है। एंड इफ द एटम्स आर